नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 25 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 25 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। देखिए, अगर मैं संविधान संशोधन की बात करता हूँ तो किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद नंबर 368 में जो है वो संविधान संशोधन की बात की गई है। इसमें क्या बोला गया है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में किस संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर मैं बात करता हूँ जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या हुआ था कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जो है वो हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। मतलब कि संपत्ति के अधिकार को जो है वो कानूनी अधिकार बना के 300 के 1 में डाला गया। पहले ये मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसी संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। संशोधन का अर्थ होता है कि संविधान में बदलाव करना। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि वोट छोड़ने की जो उम्र है वो 21 से 18 किस संशोधन के द्वारा की गई? तो वोट छोड़ने की जो उम्र है वो 21 से 18 1989 में 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत की गई। तो 61th अमेंडमेंट के तहत जो है वो वोट छोड़ने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी, पहले 21 थी। अगले क्वेश्चन की बात, तो ये मैंने संविधान संशोधन के बारे में डिटेल से आपको बताया। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को सही क्रम में चुनिए। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल की जिसकी हम बात करते हैं, प्रियम्बल में सिर्फ एक बार जो है वो संशोधन हुआ है। अगर मैं प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों की बात करता हूँ तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का है। तो याद रखना ये वर्ड्स यहाँ पे ऐसे बताए गए हैं। अगर मैं जस्टिस की बात करता हूँ तो देखिए, जस्टिस यहाँ पे सोशल जस्टिस है, आपका इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। पंथ निरपेक्ष भैया याद रखना है कि जस्टिस की जो जिक्र किया गया है प्रस्तावना में वो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अगर लिबर्टी की बात करता हूँ तो 5 प्रकार की लिबर्टी यहाँ पे, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो 5 प्रकार की लिबर्टी प्रस्तावना में बताई गई है। प्रियम्बल में इक्वलिटी भी यहाँ पे बताई गई है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी यहाँ पे बताई गई है। फ्रेटर्निटी की भी यहाँ पे बात की गई, भाईचारा जिसको हम कहेंगे। अगर आप एचपी टेट नवंबर की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपके पास समय है, आप जो है हमसे हैंड रिटन नोट्स और आप हमसे कोचिंग भी ले सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, आप उसमें जो है वो रिकॉर्डेड अपनी पिछली क्लासों को दे सकते हैं, प्लस हम लाइव क्लासें अपनी आगे चला रहे हैं। तो हमारा नंबर है 7876145409। हमारी जो मंथ की चार्जेस रहने वाले हैं 499। और अगर आप हमारे संपूर्ण नोट्स चाहते हैं तो संपूर्ण नोट्स की जो हमारी प्राइस है वो 199 रुपये, जिसमें जीके, साइकोलॉजी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है? अगर मैं धन विधेयक की बात करता हूँ तो धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसको मनी बिल के नाम से जानते हैं। इन विच हाउस कैन मनी बिल इंट्रोड्यूस? तो इन लोकसभा। तो इन लोकसभा ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ लोकसभा में ये पेश किया जाता है। देखिए, किसकी सहमति जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेनी होती है? तो सहमति जो है वो राष्ट्रपति की लेनी होती है। मनी बिल को जब लोकसभा में पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद ये राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन राज्यसभा से ये 14 दिन बाद जो है वापस लौट जाता है और इसको लौटाना भी पड़ता है। यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के रूप में ये यहाँ पे जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र की ओर स्थित है? अगर सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो है वो कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित है। देखिए, सहारा जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। इंडिया में भी एक मरुस्थल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? पूछा जाता है परीक्षा में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान भी कहा जाता है। और ये जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ है? बहुत बारी भी पूछा गया है। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों देशों में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी डिस्कस आपके बीच करा चुका हूँ कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। देखिए कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ पाक स्टेट की, पाक स्टेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है, या आप ये भी बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जो है वो अलग करती है, वो करती है पाक स्टेट। देखिए एक मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट जो है वो जावा सी को बे ऑफ बंगाल से अलग करती है। उसी प्रकार जो है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मलक्का स्टेट इंडिया को इंडोनेशिया से भी अलग करती है ना। बॉब अल मंदेब ऑप्शन में दिया है। अगर बॉब अल मंदेब की बात की जाए तो बॉब अल मंदेब रेड सी को अरेबियन सी से अलग करती है। ये भी आपको याद रखना है कि रेड सी को अरेबियन सी से अलग कर रही है कौन, बॉब अल मंदेब की जो खाड़ी है, बॉब अल मंदेब की जो स्ट्रेट है। सुंडागर्त, सुंडागर्त के बारे में बहुत बार आपके बीच बता चुका हूँ। सुंडागर्त जो है वो जावा सी को इंडोनेशिया, क्या बोला भैया, जावा सी को इंडोनेशिया से जो अलग जो गर्त कर रही है, ट्रेंच अलग कर रही है, उसका नाम है सुंडा ट्रेंच। दुनिया की जो सबसे गहरी गर्त है, मैं आपको सबसे गहरी जो दुनिया की जो सबसे गहरी जो ट्रेंच है वो कौन सी है, मारियाना ट्रेंच। कितनी गहरी है, 11,022 मीटर गहरी है। फिट बोलेंगे भैया तो कितने फिट है, 36,000 फीट। तो दोनों बातें आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की। तो एक तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम की जो रचना है वो इलांगो के द्वारा, किसके द्वारा की गई, इलांगो के द्वारा की गई थी। इलांगो के द्वारा तो है वो शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना की गई थी। देखिए रामायण की रचना किसके द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। महाभारत की जो रचना है वो किसके द्वारा, वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम और कुमार संभवम, क्या बोला, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। गोदान की किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद। विष्णु शर्मा ने किसकी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र ग्रंथ, पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसकी की थी विष्णु शर्मा ने। मुद्रा राक्षस बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस की किसने की थी, विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त जो है उसने मुद्रा राक्षस जो है वो किसका है, विशाखा दत्त का है। और पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो परीक्षाओं में है ना, जैसे कादम्बरी और हर्षचरित, तो ये लिखे थे हर्षवर्धन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यात्री इब्न बतूता भारत में किस देश से आया था। देखिए बात यहाँ पे इब्न बतूता की हो रही कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। इब्न बतूता तो मोरक्को से आया था। और भी बहुत सारे यात्री हैं जो कि भारत आए थे अन्य देशों से, जैसे मार्को पोलो की अगर मैं बात करूँ तो मार्को पोलो इटली से आया था। फाहियान, आपने सुना होगा, फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। एक हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आया था जिसका नाम था हुएनसांग, ये भी चीन से आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है क्योंकि दोनों ही बातें परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चों को अक्सर जो है वो घूमना पड़ता है। और एक दो वीडियो से मैं अब जो है वो जो अपनी वीडियोस ला रहा हूँ वो थोड़ी टफ कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है पैटर्न इस बार थोड़ा टफ भी आने वाला। पहले मैंने वही क्वेश्चन डाले जो बार बार रिपीट होते हैं, अब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं डाल रहा हूँ जो बहुत कम बार रिपीट होते हैं। तो हर पैटर्न से हम चल रहे हैं। तो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है। देखिए दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए जो है वो कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है, तो वो है भैया रेयत बाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, रेयत बाड़ी व्यवस्था। तो रेयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो साउथ इंडिया में जो है ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। और किसके द्वारा रेयत बाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो रेयत का जो अर्थ होता है वो किसान होता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो रेयत है उसका अर्थ क्या होता है। तो रेयत का अर्थ होता है किसान। इस रेयत बाड़ी व्यवस्था को मैंने बता दिया है थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ऑप्शन में स्थायी बंदोबस्त भी दिया है। स्थायी बंदोबस्त को 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 22 मार्च 1793।
पूरी डेट एग्जैक्ट याद रखनी है कि 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त को, परमानेंट सेटलमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगर आप टीजीटी टेट का पेपर भर रहे हो, अन्य टेट भी भर रहे हो, तो जीके आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी भैया। कमीशन में तो जीके ही पूछी जाएगी, तो आपको ये बात याद रख है ना। जीके चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम है, आपको जीके अपना अच्छा लेके जाना पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन के समय कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ चला? देखिए, खिलाफत आंदोलन के समय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ कौन चला? तो खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो खिलाफत आंदोलन जो है वो कब हुआ था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 1919 में भैया खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ खिलाफत आंदोलन जो है वो किस लिए जो है इसके साथ जो चला था वो चला था असहयोग आंदोलन। क्योंकि अगर असहयोग आंदोलन की बात करता हूँ, ये 1920 जो नॉन हमारा कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये 1920 के आसपास शुरू हो गया था, तो ये इसके साथ चला। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये चला था भैया 1942 में। आप सभी लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलता है। 1919 में एक तो खिलाफत आंदोलन चलता है, इसके साथ साथ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है, ये 1919 में ही चला। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत भी आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो कब आए थे? तो वो आए थे 9 जनवरी 1915। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है। तो 9 जनवरी को एक दिन मनाया जा रहा था। कौन सा दिन था वो? तो वो जो दिन था वो था प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिन था? प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखना है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ चंपारण आंदोलन, ऑप्शन में दिया है चंपारण आंदोलन 1916। चंपारण आंदोलन कब चला? 1916 में। उसी प्रकार गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह भी चलाया था। खेड़ा सत्याग्रह चलाया 1918 में चलाया था खेड़ा सत्याग्रह। फिर क्वेश्चन ये भी आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने चलाया। कब चलाया भैया? 1930 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता दिया है, 1942 में चलाया। गांधी जी कांग्रेस के 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ये चुना गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का एक इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनको बहुत ही बड़ा पद दिया गया। भैया पद तो इनके पास पहले भी बड़ा था। अगर मैं रामनाथ कोविंद के बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करता हूं, तो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। किस जनजाति से है द्रौपदी मुर्मू? तो याद रखना है संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से है द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी जो बात आपको याद रखनी है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति भारत के हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके जो हेड है वो है DY चंद्रचूड़। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार जो है कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो राजीव कुमार है, जिनको हिंदी भाषा में मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाएगा। 2 इनके साथ और सहयोगी भी थे। सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी थे इलेक्शन कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर थे। कौन कौन थे? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। कौन कौन थे? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इनके साथ 2 जो है वो क्या थे? इनके हेल्प करने वाले, मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर थे। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भागीदारी निभाई थी। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करता हूँ जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है TGT आर्ट्स का। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर किए वो TGT आर्ट्स 2000 जो जून में जो पेपर हुआ था वो कवर किए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आप सभी लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 2024 का जो हुआ था, इसमें जो जीता था वो कौन जीता था? तो देखिए, इसमें जीता था जेनिक सिनर। जेनिक सिनर की अगर बात करता हूँ तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष 2024 जीता, पुरुष एकल। ये जो है वो किस देश से आते? तो इटली। कहाँ से आते भैया? इटली देश से आता है। और वुमेन में महिला की अगर बात करें तो अरियाना सिबलियंका। तो
तो अरियाना सिबलंका ने जो है ये जीता था महिला में। और अरियाना सिबलंका कहाँ से थी? बेलारूस। कहाँ से थी? बेलारूस से। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि मणिकरण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, तो बच्चा दो से तीन बार सोचता है। तो मणिकरण गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पे? कुल्लू में है। देखिए, मणिकरण गर्म पानी का झरना तो कुल्लू में है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि वशिष्ठ गर्म पानी का झरना कहाँ पे? तो वशिष्ठ भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। खीर गंगा भी कहाँ पे? कुल्लू में। अगर आपने झरने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी झरने वाली वीडियो यूट्यूब पे जाके एक बार जरूर देख ले। मैं हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पे मेरी 4 वीडियो अभी तक आ गई है, तो उसमें संपूर्ण हिमाचल का परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। वो टोटल जो मेरी 50 वीडियो आने वाली है, बहुत जल्द आपको मेरी उसमें 5वीं 6ठी 7वीं ये वीडियो भी दिखने वाली है। तो अगर मैं बात, मैंने बोला था कुल्लू में है मणिकरण गर्म पानी का झरना, खीर गंगा झरना और वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, ये कहाँ पे? कुल्लू में। कसोल कहाँ पर है? कसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कसोल जो गर्म पानी का झरना है भी कुल्लू में। जितने भी मैंने आपको बताया, मणिकरण बताया, खीर गंगा बताया, वशिष्ठ बताया, कसोल बताया, ये कहाँ पे है? ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हिमाचल में कुछ और भी जो है वो झरने हैं, जैसे तत्ता पानी गर्म पानी का झरना बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो तत्ता पानी कहाँ पे? मंडी में है। देखिए, उसी प्रकार जैसे कालिका गर्म पानी का झरना, तो कालिका जो गर्म पानी का झरना है वो चंबा में है। धनचो गर्म पानी का, धनचो झरना कहाँ पे है? चंबा में है। सतधारा झरना कहाँ पे? चंबा में। तो ये सारे के सारे झरने चंबा में देखे, कालिका देखा, धनचो देखा, सतधारा देखा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और दरंग निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो गुम्मा और दरंग जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक साल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? रॉक साल्ट के लिए प्रसिद्ध है गुम्मा और दरंग। और याद रखना है कि जो हमारा गुम्मा और दरंग है वो कहाँ पे? ये मंडी में है और मंडी जिले में गुम्मा और दरंग नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है, रॉक साल्ट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मंडी में बलय घाटी भी है। अगर बलय घाटी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है बलय घाटी। इमला बिमला घाटी भी कहाँ पे? मंडी में है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिकंदर धार कहाँ पे है? तो सिकंदर धार भी मंडी में है। गोगड़धार भी कहाँ पे? मंडी में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मंडी में है। मंडी, अगर विधानसभा की सीटें पूछी जा रही है मंडी से, तो 10 सीटें हैं विधानसभा की मंडी में। सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 15 है और शिमला में कितनी? 8। तो अभी हम 3 जिलों की विधानसभा सीटें भी देख चुके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बात कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो भैया जो अस्तित्व में आया था वो आया था 1974 में। देखिए, 1974 में तो हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड आया। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ HPMC, हिमाचल प्रदेश HPMC की, तो HPMC आता है 1974। HPMC कब आया? 1974। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1971, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार HPU की स्थापना कब हुई? तो HPU की स्थापना 1970 में। तो फटाफट मैंने इनके बारे में भी थोड़ा आपको बता दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन अपने लिए महत्व रखता है और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, जिस प्यारे हिमाचल प्रदेश से हम आते हैं, वो किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो किस हिमालय प्रदेश में पड़ता है? तो वेस्टर्न हिमालय, पश्चिम हिमालय में पड़ता है। आप लोगों को मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि डंके की चोट पे तैयारी कर लो। अगर आपको अब भी ये लग रहा है कि परीक्षा के लिए बहुत दिन है, भैया 40 से 45 दिन बचे हैं। मेरी सारी की सारी जून वाली और नवंबर वाली वीडियो देख डालो। पार्ट 25 आ गया है आज से पहले आपने पार्ट 24 अगर देख लिया है ना, तो आपको टेट परीक्षा क्या, पुलिस, पटवारी, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, उससे कोई नहीं रोक सकता। जीके तो भैया सभी पेपर के लिए सेम आने वाले हैं। तो अगर आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ पे पढ़। अगला क्वेश्चन है कि धौलाधार से क्या तात्पर्य? अगर मैं धौलाधार की बात करता हूँ तो धौलाधार का जो अर्थ है वो है व्हाइट पीक, श्वेत शिखर। धौलाधार का अर्थ क्या है? तो धौलाधार का अर्थ है श्वेत शिखर। अगर मैं धौलाधार की बात करता हूँ तो धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और उसी प्रकार शिवालिक है, जैसे शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उनको जो है वो मैनाक पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन की बात, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी 2 क्वेश्चन, कि जो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आवंटित करता है? मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लाहौल स्पीति है ना,
उसका एरिया है सबसे ज़्यादा। कितने परसेंट? तो 24.85% है लाहौल स्पीति का एरिया। पूरे हिमाचल प्रदेश का भैया 24.85% कवर करता है लाहौल स्पीति। अगर आप बोले किलोमीटर स्क्वायर में, तो 18,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है लाहौल स्पीति। ये बात आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज लाहौल स्पीति। और अगर मैं सबसे छोटा आपको बताऊं, देखो अगर सबसे बड़ा आपको आता है तो सबसे छोटा भी भैया आना चाहिए। सबसे छोटा है वो है हमीरपुर। हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा है। हमीरपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो हमीरपुर का जो एरिया है ना वो है 2.01%। कितना है? 2.01% एरिया है हमीरपुर का। 1113 स्क्वायर किलोमीटर है हमीरपुर का। बिलासपुर का कितना है? तो बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर का है 1167, 2.10% है। और कांगड़ा का कितना है? तो कांगड़ा का है 5,739 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.3% है। और मंडी का कितना है? तो मंडी का है 3,950, जो कि 7.09% है। शिमला का जो है वो शिमला का है 5,131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 9.22% है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ परसेंटेज में मैंने बताया, लेकिन आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो आपको अपने अपने ज़िले के बताने हैं कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों ने अपने अपने ज़िले के परसेंटेज बताने कि कितने परसेंट हिमाचल का कवर करता है, कितना परसेंट एरिया है। गूगल में भी आप सर्च मारोगे तो भी आ जाएगा। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? अगर मैं पंडोह झील की बात कर रहा हूँ और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिसने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के भैया मंडी ज़िले में, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोह झील। कहाँ पे है? मंडी में। मंडी में बहुत सारी झीलें हैं। मंडी में सुक्सर झील है, मंडी में आपकी कुंतब्योग झील है, मंडी में कुमारवा झील है, मंडी में कलासर झील है। तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो कहाँ पे? मंडी में है। तो जैसे कि यहाँ पे किन्नौर में 2 झीलें हैं, सोरंग झील और नाको झील। कुल्लू में बहुत ज़्यादा है, सरयोलसर है, दशर है, आपकी बहुत सारी झीलें हैं। चंबा में जैसे कि आपकी गडासरू झील है, महाकाली झील है। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे? चंबा में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार जयकारा लगाए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और ज़रूर अपने जिलों का जो मैंने आपसे डाटा पूछा है वो भी ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे।